दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान के टॉप 151 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, संसद सहित पूरे भारतीय संविधान का निचोड़ है, जो मैं आज एक ही वीडियो में खत्म करूंगा। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी ऐड किया है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था। तो 26 नवंबर 1949, आप इसे ध्यान रखिएगा। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत भर में भारत के संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया था। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे? तो प्यारे दोस्तों, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग यानी पार्ट थे। वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग हैं? तो वर्तमान में साथियों 470 अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, यानी कि 8 शेड्यूल्स थे मूल संविधान में, जो अब बढ़कर 12 हो गए हैं। और पार्ट की बात करें तो फ्रेंड्स वर्तमान में 25 पार्ट हैं और मूल संविधान में 22 भाग थे, इसे ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों हमारे प्यारे देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा, ध्यान रखिएगा। साथियों क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि संविधान को भारत के किसके द्वारा अपनाया गया था? तो आपके ऑप्शन में कैबिनेट मिशन योजना दिया जाएगा या दिया जाएगा भारत के जनता द्वारा, फिर आपके ऑप्शन में संविधान सभा भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। कब? तो 26 नवंबर 1949 को। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान भी कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। दोस्तों हमारे संविधान में समय समय पर संविधान संशोधन किए गए आवश्यकताओं के अनुसार से, और उन्हीं संविधान संशोधनों में से एक संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो 1976 में किया गया था। इसमें इतने बदलाव किए गए भारतीय संविधान में कि इसे मिनी संविधान भी कहा गया। सर्वप्रथम 1934 में किस दल ने भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी? तो दोस्तों स्वराज पार्टी या स्वराज दल के नाम से एक पार्टी थी। इसने सर्वप्रथम 1934 में भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। किससे? तो ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उस समय भारत पर राज ब्रिटिशर्स का था। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा किस पार्टी ने 1935 में प्रस्तावित की थी? तो स्वराज पार्टी या स्वराज दल ने, इसे ध्यान रखिएगा। पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि ब्रिटिश राज के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से इसे स्वीकार किया गया था। किस प्रस्ताव के द्वारा 1942 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा के रूपरेखा की बात कही गई? तो क्रिप्स मिशन 1942 के माध्यम से संविधान सभा के स्पष्ट रूपरेखा की बात की गई थी। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 299। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैं आप सभी को कई बार बता चुका हूं कि साथियों हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, और उस समय मुस्लिम लीग भी भारत के संविधान के निर्माण में शामिल थे। लेकिन अलग देश के मांग के बाद मुस्लिम लीग इससे हटती है, और मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 हो गई थी। संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटी को गठित किया गया था? तो दोस्तों 13 ऐसी कमेटियां थी जिनका निर्माण किया गया था संविधान को बनाने के लिए। प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों प्रथम बैठक जो संविधान सभा का हुआ था उस समय संविधान सभा के जो नॉन परमानेंट अध्यक्ष यानी चेयरमैन थे, वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। 11 दिसंबर 1946 को गठित संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था?
दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन। तो देखिए दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को नॉन परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे, इन्हें संविधान सभा का परमानेंट चेयरमैन नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। दोस्तों डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कितने दिनों में तैयार किया था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, इसे आप जरूर याद रखिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति श्री वी.एन. राव जी को संविधान सभा के संवैधानिक पद पर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो साथियों क्वेश्चन अगर ऐसे बने कि संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया था, तो न्यायमूर्ति श्री वी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था संविधान सभा का। 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया? दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो आगे चलकर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था और यहीं से संविधान निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद किस तिथि को इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया? दोस्तों डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को भारत के संविधान सभा ने पारित कर दिया था। किसे संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है? दोस्तों उद्देशिका यानी प्रस्ताव को। कहीं कहीं पर आपको उद्देशिका न देकर प्रस्तावना भी आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो संविधान की आत्मा या संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और प्रस्तावना अगर आपके ऑप्शन में न हो तो उद्देशिका भी आपका राइट आंसर होगा। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949। दोस्तों संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना का अंगीकरण किया गया था 26 नवंबर 1949 को। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की थी? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना यानी कि इंडियन प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा था, इसे ध्यान रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति भी दोस्तों इसे कहा जाता है, का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्रारूप आप सभी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपको अपना घर बनवाना है तो सबसे पहले उसका आप प्रारूप तैयार करेंगे। तो उसी प्रकार जब भारत का संविधान निर्माण किया जा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया करीब 13 समितियों का गठन किया गया था। उसी में से एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा कमेटी भी कहा जाता है। इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। इसने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, इनके द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष अंतिम प्रारूप यानी कि अंतिम ड्राफ्ट को पेश किया गया था। भारत में विधि दिवस या संविधान दिवस किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया था। इसीलिए विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों आगे देखिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को ही हो गई तो आगे क्वेश्चन यह बनता है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? तो साथियों इसका मेन रीज़न यह था क्योंकि उसी दिन को कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन भारत के संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को क्यों चुना गया था? तो उसी दिन यानी 1930 को कांग्रेस ने आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था, यही मुख्य रीज़न था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दोस्तों अगर वीडियो में क्वेश्चंस की क्वालिटी और मेरा कंटेंट आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जो जन गण मन से शुरू होता है, यह दोस्तों मुख्यतः 52 सेकंड में संपूर्ण किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था?
दोस्तों भारत का राष्ट्रगान अलग है, राष्ट्रीय गीत भारत का है वंदे मातरम। इसे भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों जब भारत का संविधान सभा भारत का संविधान निर्माण कर रहा था तो उस समय उनमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। साथियों आगे हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों की। मैंने आपको बताया कि लगभग 13 समितियों का निर्माण किया गया था भारत के संविधान को बनाने के लिए। तो उनमें से जो प्रमुख समितियां हैं उनके अध्यक्ष जो हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, वे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों याद रखिएगा प्रारूप समिति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 मेंबर्स थे और एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और अगर टोटल सदस्यों की बात करें तो टोटल 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे, इसे ध्यान रखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अगर अध्यक्ष के रूप में गिना जाए तो केवल 6 सदस्य थे प्रारूप समिति में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कब चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बने थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? दोस्तों आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर यह भारत का पहला राज्य बना था। नए राज्यों के गठन के लिए दिसंबर 1953 में किस आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों फजल अली आयोग। दोस्तों बात कुछ ऐसी थी कि भारत के आज़ादी के बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई और उस आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद नए नए आयोग बनाए गए कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना सही है यानी कि न्याय संगत है कि नहीं। तो उस समय नए राज्यों के गठन के लिए दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और इसने इसे सही माना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 के माध्यम से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों 1956 में भारत के टोटल एरिया को 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। किस अधिनियम के माध्यम से? तो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। भारतीय संविधान में हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों भारत के संविधान में भारत को 2 नामों से बुलाया गया है, एक इंडिया और दूसरा भारत। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जिस प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है ठीक उसी से मिलता जुलता फंडामेंटल राइट्स भी भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 मूल अधिकार भारतीय संविधान का यह ऐसा भाग है जिसे भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी आपके ऑप्शन में भाग दे दिया जाता है और कभी कभी मूल अधिकार दिया जाता है कि किसे भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो मूल अधिकार ध्यान रखिएगा या भाग 3 भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो टोटल दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कब? तो भारत के मूल संविधान में, इसे ध्यान रखिएगा। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। देखिए दोस्तों भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और इनमें से अब बचे हैं 6। एक मौलिक अधिकार को भारत के नागरिकों से छीन लिया गया था, वह कब छीना गया था यह भी मैं बताऊंगा। इनमें से जो 6 अन्य बचे हैं वे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनका अनुच्छेद क्या है उसे आइए जानते हैं। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 3-4 प्रकार से बनता है। समानता का अधिकार क्या है? तो दोस्तों यह एक मौलिक अधिकार है और पूछा जाए कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक में है? तो देखिए 14, 15, 16, 17 और 18 यानी 5 अनुच्छेद ऐसे हैं भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में जो भारत में राइट टू इक्वलिटी यानी जैसे विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के समक्ष समानता,
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध, यह भी भारत के नागरिकों को प्राप्त समानता का अधिकार है। साथियों, इसी प्रकार से 5 अनुच्छेद ऐसे हैं मौलिक अधिकार में जो समानता के अधिकार का बात करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है? तो दोस्तों, समानता के अधिकार के बाद अनुच्छेद 19 से 22 तक, यानी 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार को बताते हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम कौन कौन से हैं? तो जैसे दोस्तों, भारत के नागरिकों को प्राप्त है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कानून के दायरे में रहकर कोई भी अपने वाक्य या अपने वक्तव्य को बोल सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, दोस्तों ये सभी स्वतंत्रता के अधिकार हैं जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। देखिए, अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। ये भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजेशन, यानी कि मानव के शोषण से संबंधित जो बातें हैं, जैसे कारखाने आदि में बाल श्रम का निषेध, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दोस्तों यह अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता या धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यह सभी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। आगे दोस्तों बात करें तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगला मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 29-30 में है, यानी 2 आर्टिकल्स में है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, यह अनुच्छेद 19 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 में है, इसे ध्यान रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे ही पूछा गया है कि संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से। देखिए, पीछे मैंने आपको बताया कि भारत के नागरिकों को मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 7वां था दोस्तों संपत्ति का अधिकार। 6 को मैंने आपको विधिवत बताया समझा के, लेकिन 7वां जो मौलिक अधिकार था दोस्तों संपत्ति का अधिकार, इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से भारत के मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा किसे दी है? तो प्रस्तावना को, प्रियम्बल को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की आत्मा कहा है, जबकि भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को कहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं? दोस्तों भाग 4 इंपॉर्टेंट है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। फिर डीपीएसपी, यह इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी राज्य को यह निर्देश देता है कि वह इनको लागू करे। लागू करना राज्य के विवेक के ऊपर निर्भर है कि वह जिस तरीके से चाहे लागू करे, लेकिन डीपीएसपी ध्यान रखिएगा, यह राज्य को निर्देश यानी कि भारत के सरकार को निर्देश देता है कि आगे आपको क्या करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दोस्तों आयरलैंड यूरोप का एक खूबसूरत देश है। यह इंग्लैंड के बगल में स्थित एक देश है। यहाँ से भारतीय संविधान में डीपीएसपी को ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे दोस्तों, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया। देखिए, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से। दोस्तों हूबहू रूस देश के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वे भारत के संविधान में ग्रहण किए गए हैं। मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A अनुच्छेद 51A में। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में जो भी अनुच्छेद या भाग जोड़े गए हैं, वे आपको इसी तरीके से दिखेंगे, जैसे 4A। देखिए, इसे जोड़ा गया है तो इसमें आपको A ऐड हुआ दिखेगा। अगर इसमें और कुछ जोड़ना है तो फिर 4B करेंगे। ठीक ऐसे ही जोड़ा जाता है भारत के संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद या भाग को। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? दोस्तों अब यहाँ से बात होगी भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, इसे ध्यान रखिएगा।
भारत सरकार के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति की पद अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति का होता है और अधिकतम कोई भी उम्र सीमा नहीं दी गई है। कितने भी उम्र का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा दी गई है। कम से कम 35 वर्ष से अधिक का व्यक्ति ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो प्रति माह 5 लाख रुपए। अन्य भत्ते जैसे उनके गाड़ी के लिए, टेलीफोन के लिए, उनके आवास के लिए, ये सभी अन्य सुविधाएं भी इससे अलग रहेंगे। 5 लाख सिर्फ उन्हें रुपए के रूप में प्रदान किया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये लगातार 2 टर्म यानी कि लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। दोस्तों याद रखिएगा, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। वर्तमान में भी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी महिला हैं। दोस्तों ये भारत की पहली आदिवासी महिला हैं। इनका भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। किस व्यक्ति को निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो नीला संजीव रेड्डी जी। दोस्तों ये एक बार चुनाव हार गए थे, लेकिन दोबारा इन्हें निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। और भारत के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में केवल यही एक बार ऐसा मोमेंट हुआ जहां पर भारत के राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक भी कहा जाता है? दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ये भारत के राष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति भी बने थे। इन्हें भारत का राष्ट्रपति के रूप में या दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक भी कहा जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यानी कि जल सेना, वायुसेना और थल सेना का प्रमुख होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों भारत का प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस की भी नियुक्ति करता है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी उपराष्ट्रपति को भारत का प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा देता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। दोस्तों यह एक अलग ही प्रकार की निर्वाचन पद्धति है जिससे भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन कराता है? तो मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है या नियुक्ति करता है। आगे है फ्रेंड्स, किस प्रक्रिया के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है, अनुच्छेद 61 में भारतीय संविधान के वर्णित है। इस माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जिसमें भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया हो। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु या पद को त्यागने की दशा में कौन उनके कार्यभार को देखता है? भारत का उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद या उनके पद को त्यागने के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। संसद का सत्र कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। दोस्तों लोकसभा का विघटन यानी कि अगर कार्यकाल के बीच में ही लोकसभा को विघटित करना हो तो भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है कि वह लोकसभा को विघटित कर सकता है। सभी दशाओं में मृत्यु दंड या क्षमा दान की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ऐसी शक्ति है जो भारत के किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, संसद के सत्र को बुलाता भी राष्ट्रपति है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग को भी राष्ट्रपति ही बुलाता है, अनुच्छेद 108 के माध्यम से। राष्ट्रपति भवन के डिजाइन को किस ब्रिटिश वास्तुकार के द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों एडविन लुटियंस। यह एक वास्तुकार था जो ब्रिटिश था। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति भवन है इसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और उस समय एडविन लुटियंस नाम के वास्तुकार के द्वारा तैयार किया गया था राष्ट्रपति भवन के डिजाइन को। फ्रेंड्स इसे वर्ष 1950 तक वायसराय हाउस भी कहा जाता था क्योंकि उस समय भारत में वायसराय का शासन होता था, इसे ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76, इसे ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। दोस्तों भारत सरकार का
जो सबसे बड़ा वकील होता है या विधि का अधिकारी होता है वह महान्यायवादी होता है। नियंत्रक, लेखा और परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, नियंत्रक, महालेखा और परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 148 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का प्रावधान है? आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों, भारत के पार्लियामेंट का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में है। संसद के कितने अंग हैं? फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, 3 अंग हैं संसद के। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया, आर्टिकल 52 में इनके पद का जिक्र है। देखिए दोस्तों, संसद के 3 अंग हैं। राष्ट्रपति, संसद ध्यान रखिएगा आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। संसद 79 में, राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा ये संसद के अंग हैं। संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन या अपर हाउस या सेकेंडरी सदन, इसे ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा अपर हाउस का गठन किया गया था। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। दोस्तों, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए थे, इसीलिए यही भारत के प्रथम सभापति भी रहे थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव जी थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल ध्यान रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का होता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 मेंबर्स हो सकते हैं अधिकतम राज्यसभा में। वर्तमान राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा 245। वर्तमान में राज्यसभा में मेंबर्स की संख्या 245 है। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। दोस्तों, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो विशेष योग्यता रखते हों, जैसे कला के क्षेत्र के या फिर खेलकूद के, या इसी प्रकार के 6 क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए यानी मेंबर ऑफ अपर हाउस होने के लिए मिनिमम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निम्न सदन या प्रथम सदन के नाम से। देखिए दोस्तों, ऊपर मैंने आपको बताया कि राज्यसभा को अपर हाउस या सेकेंडरी सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन यानी लोअर हाउस या प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? तो 543। दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या यानी मेंबर ऑफ लोकसभा 543 है। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। निम्न सदन का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होना आवश्यक है। साथियों, इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा 35 वर्ष रखी गई है, यानी 35 वर्ष से अधिक का ही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का, जबकि राज्यसभा के कार्यकाल को पीछे मैंने बताया आपको कि 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? 84। दोस्तों, 84 सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा में एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 47। इसे भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में किसका रहा है? फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ये 16 वर्ष 9 महीने और 13 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है किसी भी प्रधानमंत्री का। एक कार्यकाल में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी मात्र 13 दिन तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं के नाम दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन या स्थापना किया गया था। उच्चतम न्यायालय के उद्घाटन के समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स 8 थे, एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 न्यायाधीश, यानी कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 65 वर्ष तक। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कार्यकाल 60 वर्ष तक के लिए निश्चित है,
कि 60 वर्ष के बाद वह सेवानिवृत्त हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष से ऊपर नहीं हो सकता। अब इसे आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी को बनना है और इस समय वह 62 वर्ष की उम्र का है। तो दोस्तों बात यह निकलती है कि 65 वर्ष की आयु में उसे सेवानिवृत्त भी कर दिया जाएगा। तो देखिए 3 साल के लिए अधिकतम वह भारत का चीफ जस्टिस बन सकता है, जबकि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अधिकतम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन नाम के वायसराय को माना जाता है। संविधान में पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 40 में, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 40 भारत के गांवों में पंचायत के गठन के प्रावधान से संबंधित है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 में। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में। त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। साथियों समिति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह समिति 1957 में बनी थी और इसने भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज की सिफारिश की थी, जो वर्तमान में भी लागू है। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से। फ्रेंड्स आगे मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पंचायती राज व्यवस्था तो अभी तक लागू कर दिया गया है 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन अभी इसे संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है। देखिए साथियों, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। थुंगन समिति का गठन 1988 में किसने किया था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस समिति का गठन किया था। पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कितने विषय को रखा गया है? तो 29 विषय पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जैसे दोस्तों गांव का नाली हो गया, खड़ंजा हो गया, ये सभी पंचायत के अधिकार क्षेत्र के विषय हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 153 में भारत के संविधान के राज्यपाल की व्यवस्था है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। जिस प्रकार से हमारे देश के कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा सकता है। राज्यपाल को प्रति माह कितने रुपए वेतन मिलता है? 3,50,000 रुपए राज्यपाल को प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाता है। किसकी गिरफ्तारी पद अवधि के दौरान नहीं हो सकती? तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी पद अवधि यानी कि इनके कार्यकाल के दौरान नहीं की जा सकती। राज्य सरकार के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? साथियों राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री और उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक दोस्तों उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये राज्य विधानमंडल के अंग हैं। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स वर्तमान में भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद भी विराजमान है। कौन कौन से हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दोस्तों ये 6 राज्य ऐसे हैं भारत के जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी विधान परिषद भी विद्यमान है, जबकि शेष 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल अनुच्छेद 163 के माध्यम से। मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को। 73वां संवैधानिक संशोधन किस संबंध में है? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा इसी संशोधन के माध्यम से दिया गया था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया था। किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत जोड़े गए थे। और कहाँ पर? तो भारत के उद्देशिका में। किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया था? तो फ्रेंड 2015 में 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में
कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड भूमि यानी कि एरिया थे जिनको ट्रांसफर किया गया यानी अदला बदली किया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु सेवा कर को भारत भर में लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन 2017 के माध्यम से जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से भारत भर में लागू कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 102वां संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से। किस संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया था? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे 2030 तक के लिए 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से नागरिकता संशोधन बिल को पारित किया गया था? तो 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का आप सभी के स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 किससे संबंधित है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ा हुआ है। और साथियों, अभी तक यानी जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक भारतीय संविधान में टोटल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और आखिरी संविधान संशोधन महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की आपके वीडियो यहीं तक थी। साथियों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।